जय हिंद, 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में ईथर बनाने की विधियां पढ़ी थी अपन ने। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ईथर की संरचना के बारे में, या ईथर की बंक संरचना, या क्वेश्चन के रूप में लिखा जाता है। देखिए तो हेडिंग है हमारे पास ईथर की संरचना, ईथर की संरचना, या इसी को क्या कहते हैं, ईथर की बंक संरचना। इधर लिख दूं मैं, या ईथर की बंक संरचना। कौन सी संरचना? बंक संरचना। ठीक है, या क्वेश्चन के रूप में लिखा जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं क्या कारण है कि ईथर में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 110 डिग्री होता है। 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 110 डिग्री होता है। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कहता है क्या कारण है कि ईथर में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 110 डिग्री होता है। 109 डिग्री 28 मिनट, एक डैश है ऊपर तो मिनट बोलते हैं, दो डैश है तो सेकंड बोलते हैं। ठीक है, दो डैश है तो क्या बोलते हैं, जैसे ऐसा लिखा होता 109 डिग्री 28 मिनट और 7 पे डबल डैश तो 7 सेकंड हो जाता। 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड कहलाता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है ईथर की संरचना बतानी है अपने को, या ईथर की बंक संरचना बतानी है अपने को, या क्वेश्चन है क्या कारण है कि ईथर में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 110 डिग्री होता है। चलिए देख लेते हैं ईथर की संरचना कैसी होती है। ईथर का सूत्र है ROR। ईथर का सूत्र क्या है? ROR। एक ऑक्सीजन के साथ कितने? 2 एल्किल समूह यहाँ पर जुड़े रहते हैं। देखिए वास्तव में ईथर की संरचना होती क्या, एक ऑक्सीजन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ये पहला एल्किल समूह, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा एल्किल समूह। ठीक, ये है हमारे पास, ये है ROR। ईथर में जो होता है वो sp3 संकड़ पाया जाता है। ईथर के अंदर कौन सा संकड़ पाया जाता है? sp3 संकड़ पाया जाता है। ये 11th क्लास का टॉपिक है संकड़। ये 11th क्लास का टॉपिक है कैसे संकड़ को निकाला जाता है। तो अभी यहाँ पर समझिए आप लोग कि ईथर में कौन सा संकड़? sp3 संकड़ पाया जाता है। और जिन यौगिकों में भी sp3 संकड़ पाया जाता है उनके बंध कोण का मान होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। जिनमें भी sp3 संकड़ पाया जाता है उनके बंध कोण का मान कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन ईथर में नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? रीजन सुनिए। रीजन क्या है? इसका जो ईथर का जो ऑक्सीजन परमाणु है इस पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये क्या है हमारा? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये भी संकड़ में ही पढ़ा जाता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की परिभाषा सुन लीजिए, आगे देखेंगे अपन, आएगा तब देखेंगे वहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जो संकड़ में तो भाग लेता है परंतु बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। तो अभी आप परिभाषा आप लोग लिख लीजिए इसको। ठीक है, हेडिंग डाल लेना विशेष, वहां पर कहीं पर लिख लेना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या लिख लेंगे? इलेक्ट्रॉनों का वह जोड़ा जो संकरण में तो भाग लेता है परंतु बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता। आगे जब अपन संकड़ का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, इसे समझेंगे। ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ईथर में क्या क्या चीजें पता चली? ईथर में sp3 संकड़ पाया जाता है, पहली चीज। ईथर के ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। कितने? 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। इन्हीं दोनों एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण दोनों एल्किल समूह के बीच लगने लगता है प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगने लगता है? प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। मतलब ये दोनों R को दूर दूर करने की कोशिश करता है। इसीलिए जब sp3 संकड़ पाया जा रहा था इसलिए बंध कोण का मान होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। इसीलिए इसके बंध कोण का मान बढ़कर कितना हो जाता है? 110 डिग्री। ये बढ़ जाता है और ये कितना हो जाता है? 110 डिग्री। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या लिखेंगे कि ईथर में sp3 संकड़ पाया जाता है इसलिए इसके बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन इसके ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं जिसके कारण इसके दोनों एल्किल समूह के बीच प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। इसलिए ईथर का बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर कितना हो जाता है? 110 डिग्री हो जाता है। तो ये हो गई ईथर की संरचना या ईथर की बंक संरचना। फिर से समझ लीजिए,
आंसर किस तरीके से देंगे। सबसे पहले तो ये चित्र बना लेंगे, ये वाला चित्र बनाइए, sp3 संकरण, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म R, दोनों R के बीच कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल, बंद कोण का मान 110 डिग्री। कैसे हो गया 110 डिग्री, होना चाहिए कितना 109 डिग्री 28 मिनट। इस प्रतिकर्षण बल के कारण दूर दूर भगा दिया तो कोण का मान ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। चलिए लिखेंगे क्या, चित्र बनाने के बाद लिखेंगे कि ईथर में sp3 संकरण पाया जाता है, इस कारण इसके बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन इसके ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं, जिससे इसके दोनों एल्किल समूह के बीच प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। यही कारण है कि ईथर के बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर 110 डिग्री हो जाता है, फुल स्टॉप। तो ये हो गई ईथर की संरचना या ईथर की बंक संरचना या क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये थे ईथर की संरचना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब पढ़ेंगे ईथर के भौतिक गुण। कौन से गुण, भौतिक गुण। ईथर के भौतिक गुण, हेडिंग डालेंगे ईथर के भौतिक गुण। ईथर के कौन से गुण, भौतिक गुण, मतलब देखने में कैसा है, भौतिक गुण कैसा है, कौन सी प्रकृति है, ठोस द्रव गैस अवस्था कौन से है, और भी कई भौतिक गुण होते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रकृति की। प्रकृति या बोलते हैं भौतिक अवस्था। पहला भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। चलिए देखिए, डायमेथिल ईथर CH3O CH3, डायमेथिल ईथर और मेथिल एथिल ईथर C2H5OH। ये डायमेथिल ईथर, सिंगल बॉन्ड नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। डायमेथिल ईथर और मेथिल एथिल ईथर की प्रकृति गैसीय होती है, मतलब ये दोनों गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अन्य सभी जो इनसे बड़े वाले ईथर होते हैं, मतलब R का मान बढ़ा देंगे तो थोड़े बड़े ईथर प्राप्त हो जाएंगे, उनका आणविक द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वजन हो जाएंगे, तो वो होते हैं बाष्पशील द्रव। कैसे होते हैं, बाष्पशील द्रव होते हैं, मतलब अगर गर्म करेंगे तो बाष्प बन के उड़ जाएंगे, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो मेथिल ईथिल ईथर और डायमेथिल ईथर और मेथिल एथिल ईथर की प्रकृति गैसीय होती है, मतलब ये दोनों केवल गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अन्य सभी उच्चतर ईथर बाष्पशील द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई भौतिक अवस्था। दूसरा विलेयता। विलेयता, किसी भी चीज की विलेयता जल में देखी जाती है कि वो जल में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, क्योंकि जल सबसे अच्छा विलायक होता है। ठीक है, तो ईथर जो होते हैं ये जल में घुल जाते हैं। कोई भी चीज जल में क्यों घुलती है ये अपन विलयन में पढ़ चुके हैं। जल में क्यों घुलती है कोई भी चीज़, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाएगी तो वो जल में घुल जाएगी, नहीं तो वो जल में नहीं घुलेगी। कोई भी चीज़ जल में क्यों घुल जाती है, क्योंकि उनमें जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल में नहीं घुलती हैं, इसका मतलब ये है कि उनमें जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं पाई जा रही है। फिर से सुन लीजिए, कोई भी चीज़ जैसे नमक हुआ, शक्कर हुआ, ये ईथर पढ़ रहे हैं, ये हुआ, एल्कोहल वगैरह हुआ, ये जल में घुल जाते हैं क्योंकि इनमें जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। जैसे प्लास्टिक वगैरह ये जल में नहीं घुलती क्योंकि इनमें जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती। लकड़ी भी नहीं घुलती। चलिए देखिए, तो विलेयता ईथर, ईथर का सूत्र होता है ROR। क्या होता है ROR, ये रहा। जल के साथ कौन सा बंध बना लेगा, हाइड्रोजन बंध। जल का सूत्र होता है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तोड़ के लिख दिया इस तरीके से इसको। बीच में डेड डैश, डेड डैश जो होता है वो दर्शाता है हाइड्रोजन बंध को। कौन से बंध को, हाइड्रोजन बंध को। ठीक है, डेड डेड डैश। एक और ईथर अणु ले लें, ROR, यही होता है ईथर। ये भी ईथर, वो भी ईथर। ये ईथर, ये है जल, और ये क्या है, ईथर। ठीक है, ईथर इस तरीके से जल के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बंध। ईथर जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसीलिए ये जल में आसानी से घुल जाता है। तो क्वेश्चन पूछेंगे ईथर जल में विलय होते हैं क्यों,
ईथर जल में विलय होते हैं क्यों? क्वेश्चन के रूप में इस तरीके से बोलते हैं। तो आंसर लिखेंगे ईथर जल में विलय होते हैं क्योंकि इनमें जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। फिर से सुन लीजिए, आंसर लिखेंगे ईथर जल में विलय होते हैं क्योंकि इनमें जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। और इस तरीके से चित्र बना देंगे नीचे ये, ठीक है। चलिए ये हो गया विलयता। अब आगे, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आगे भी आएगा, कई बार आएगा, लेकिन वो अलग अलग चैप्टरों के लिए आएगा। रीजन आंसर जो है उसका रीजन एक ही तरीके का होता है। इसलिए क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि ईथर के क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों की अपेक्षा कम होते हैं क्यों? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कारण है कि ईथर के क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहल की अपेक्षा कम होते हैं? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इस तरीके से बोल देंगे कि क्या कारण है कि ईथर के क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों की अपेक्षा कम होते हैं क्यों? ठीक है। लाइट चली गई है, चलिए आ जाएगी, दिखाई तो दे ही रहा है, वैसे भी सुनना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर तो आंसर किस तरीके से देना है। ईथर के क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले, ईथर और एल्कोहल जो होते हैं इनके आणविक द्रव्यमान एक समान होते हैं। मतलब एक ईथर के अंदर जितने कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या होगी, ऑक्सीजन की संख्या होगी, उतने ही एल्कोहल के अंदर भी होती है। जैसे एक एग्जांपल लिख लें, ईथर का सूत्र क्या है, एक सिंपल ले लें, CH3OCH3, ठीक है। एक एल्कोहल लिख लें, 2 कार्बन है इसमें, 2 कार्बन, तो मिला के अगर इसे लिखें तो 2 कार्बन हैं, हाइड्रोजन देखो 3 और 3 6 हैं, और एक ऑक्सीजन। यही चीज आई इस ईथर के अंदर। एल्कोहल के अंदर की बात करें, एल्कोहल का 2 कार्बन वाला लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 कार्बन वाला लिखा, C2H5OH, यही है हमारे पास। देखिए अब इसको मिला के लिखो, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 5 और 1 6 हो गए, और हो गए। देखिए आणविक द्रव्यमान एक समान है, क्यों? क्योंकि ईथर का जो सूत्र होता है, आणविक द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2O। ईथर का आणविक द्रव्यमान का सूत्र होता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है या आणविक सूत्र कहलाता है। ये ईथर का क्या कहलाता है? आणविक सूत्र। एल्कोहल का भी यही होता है, CnH2n+2O। देखिए इन दोनों में n की जगह 2 रखा हुआ है, n की जगह 2 रख दो, 2 हाइड्रोजन 2 रखो, 2 दूनी 4 और 2 6, और ओ ऐसा का ऐसा ही। इसमें भी n की जगह 2 रखो, 2, इसमें n का मान दोगुना करके 2 जोड़ना है, 2 दूनी 4 और 2 6, 2, यही है। इसी तरीके से आया। तो जो अणु सूत्र ईथर का है वो ही अणु सूत्र एल्कोहल का होता है, जो अणु सूत्र ईथर का है वो ही अणु सूत्र एल्कोहल का होता है। मतलब जितना आणविक द्रव्यमान ईथर में होगा उतना ही आणविक द्रव्यमान एल्कोहल के अंदर होगा। जो भार या वजन ईथर का होगा वो ही भार या वजन किसका होगा? एल्कोहल का होगा। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ईथर के क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों की अपेक्षा कम क्यों होते हैं? आणविक द्रव्यमान समझ में आ गया। अब बोल रहा है कम क्यों है ईथर के? दोनों का वजन समान है, जितना वजन ईथर में है उतना ही वजन एल्कोहल में है, फिर भी ईथर के क्वथनांक कम है और एल्कोहल के क्वथनांक ज्यादा हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? तो रीजन सुनिए। एल्कोहल के बहुत सारे अणुओं को जब आपस में मिला देते हैं तो वे आपस में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। 2, 4, 6 जितने भी अणु अगर अपन जितना भी एल्कोहल लेंगे उन्हें आपस में मिलाएंगे तो वे आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा अंतराण्विक, क्योंकि एक जैसे अणु द्वारा मिल रहे हैं, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। लेकिन ईथर के जो अणु होते हैं उनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती। देखिए कैसे। एल्कोहल का सूत्र R बॉन्ड OH, R बॉन्ड OH, ये पहला लिया, ये हाइड्रोजन बंध OH R, ये एल्कोहल का एक और अणु, डैश 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 हाइड्रोजन बंध दर्शा रहा है OH, ये एल्कोहल का एक और
अणु, डैट डैट डैश OH, ये एल्कोहल का एक और अणु, डैट डैट डैश। ये देखिए एल्कोहल के विभिन्न अणु आपस में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, लेकिन ईथर में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती। इसीलिए ईथर के क्वथनांक कम रह जाते हैं और एल्कोहलों के क्वथनांक अधिक हो जाते हैं। फिर से समझ लीजिए क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि एल्कोहल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए एल्कोहल के विभिन्न अणु आपस में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित हो जाते हैं, जबकि ईथर में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसीलिए ईथर के क्वथनांक एवं गलनांक एल्कोहल की अपेक्षा कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, आगे भी पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, कई बार पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर थोड़ी चीजें बदल जाएंगी। कई ईथर, यहाँ पर ईथर और एल्कोहल की तुलना हो रही, आगे जाने वाले में एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल वगैरह की तुलना होने लगेगी। ठीक है, इस तरीके आंसर एक जैसा ही रहेगा। फिर से समझ लीजिए, सभी के लिए कॉमन आंसर समझ लीजिए, जिनके अंदर भी जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, अगर कोई कार्बनिक यौगिक ऐसा आएगा जिनके अंदर भी अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाएगी, उनके क्वथनांक ज़्यादा हो जाएंगे या उनके गलनांक भी ज़्यादा हो जाएंगे, और जिनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं पाई जाएगी उनके क्वथनांक और गलनांक के मान कम हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पर कौन है, एल्कोहल और ईथर की तुलना हो रही है। एल्कोहल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, जबकि ईथर में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसीलिए एल्कोहल के क्वथनांक और गलनांक ज्यादा होंगे, जबकि ईथर के क्वथनांक और गलनांक कम हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? तो इसका आंसर किस तरीके से देंगे, आंसर लिखेंगे कि एल्कोहल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए एल्कोहल के विभिन्न अणु आपस में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, जबकि ईथर में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती है। यही कारण है कि ईथर के क्वथनांक एवं गलनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों की अपेक्षा कम रह जाते हैं या कम होते हैं। फुल स्टॉप। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। तो ये कहलाते हैं भौतिक गुण। इसी के साथ हमारे भौतिक गुण हो गए खत्म। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे ईथर के रासायनिक गुण की। अब रासायनिक गुण क्या होंगे? अभी तक अपन ने ईथर बनाया, भौतिक गुण पढ़े। रासायनिक गुण में अपन ईथर की अभिक्रिया किसी दूसरे यौगिक के साथ कराएंगे और देखेंगे क्या प्राप्त होता है। ईथर की अभिक्रिया किसी दूसरे यौगिक के साथ कराएंगे और देखेंगे क्या प्राप्त होते हैं, तो वो कहलाते हैं रासायनिक गुण। भौतिक गुण वो मतलब देखने में कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है, पानी में घुल रहे हैं कि नहीं घुल रहे हैं, क्वथनांक और गलनांक कैसे हैं, कोण कितना है, ये सब किस में देख लिया जाता है, भौतिक गुण में देख लिया जाता है। रासायनिक गुण में क्या देखा जाएगा कि ईथर की अभिक्रिया किसी दूसरे के साथ करा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, ये होता है ईथर का कौन सा गुण, रासायनिक गुण, या किसी भी चीज का कोई सा ये रासायनिक गुण कहलाता है। मान लो एल्डिहाइड के रासायनिक गुण पढ़ना है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी दूसरे के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, तो वो कहलाएंगे एल्डिहाइड। एल्कोहल किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया करके क्या प्राप्त प्रदान कर रहा है, तो वो एल्कोहल के रासायनिक गुण कहलाएंगे। बात आ रही समझ में? तो ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में ईथर के रासायनिक गुण। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों का काम है अच्छी तरीके से याद करना, प्रैक्टिस करना। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं प्रैक्टिस मांगती हैं, इन्हें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के देखिए, आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं यहीं पर। जय हिंद।